hence no work done in moving the test charge from one point of equipotential surface to the other. Hence no work done in moving the test charge from one point of equipotential surface to the other. लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? ओके, लिख लिया है तो यहां तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हम मान लेते हैं कि इसके अंदर एक डीएल डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। ये डीएल डिस्टेंस हम मान लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस मान लेते हैं, जिसमें क्या करेंगे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाएंगे। क्लियर है? चार्ज को लेके जाएंगे। इसमें क्या प्रूव कर रहे हैं? इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। आप इस क्योंकि प्रॉपर्टीज पूछा जा सकता है, तो पहली प्रॉपर्टी यही होगा कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है चार्ज को ब्रिंग करने में वो क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलरली निकलेंगी। हमेशा कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलरली निकलेंगी। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो ऐसे निकलेगी या उस साइड से अंदर की साइड, तो मतलब परपेंडिकुलर निकलनी है एकदम बाहर। अब उसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम वो प्रूव करते हैं। लेट स्मॉल डिस्टेंस डीएल, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस डीएल हो गया, तो अमाउंट ऑफ, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit charge या यूनिट पॉजिटिव ले लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम चार्ज थ्रू डिस्टेंस डीएल। डीएल डिस्टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। अब वर्क डन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है। अब अगर आप ध्यान दें, एक फॉर्मूला मैं एक और बना सकता हूं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो dx की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, dl, ठीक है। और फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स की जगह मैं E पुट कर सकता हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पुट कर सकता हूं। क्यों पुट कर सकता हूं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो हम F की जगह E पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बट अगर आप मान लो कि कोई एक चार्ज यूनिट है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि एक चार्ज तो यूनिट है, यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आपने क्या कर दिया, एक चार्ज को 1 पुट कर दिया, 1 पुट किया तो अब के क्यू बाय आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसका मतलब आप F की जगह पे E को पुट कर सकते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें जब यूनिट चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, E डॉट डीएल, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा E डॉट डीएल। अब डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा, डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है जीरो, तो ये तो आ गया जीरो, ये आ गया ई डी एल कॉस थीटा। साइड में लिख लोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक बात बताइए, जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो हो नहीं सकती क्योंकि चार्ज है, और डीएल भी जीरो नहीं है क्योंकि हमने डिस्टेंस माना है, तो जीरो कौन है कॉस थीटा। इट मींस कि जो कॉस थीटा है वो क्या है जीरो है। और कॉस थीटा की जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो की वैल्यू कब होती है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। दैट मीन्स, ये ऐसे कर लो, इट मीन्स क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो लाइन के क्या है परपेंडिकुलर, वो लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये प्रूव करता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसी निकलेंगी परपेंडिकुलरली निकलेंगी। ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है तो प्लीज यस यस लिख दें ताकि मैं समझ जाऊं कि आप सभी को समझ में आ गया है, या फिर बोल दें। ओके, तो आपको क्लियर है, तो इसके बाद फिर अगेन एक नोट डाल के लिख लेंगे, लाइन लिख लेंगे क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, तो इसके लाइन लिख लेंगे यहाँ पे। ये करने के बाद फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन equipotential surface through point, equipotential surface through point is normal to the, for any charge configuration equipotential surface through point is normal to the electric field at that point, point is normal to the electric field at that point. Normal to the electric field at that point. तो क्लियर है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाइए, ड्रॉ करके दिखाइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। डायग्राम में ले लिया सभी ने, ले लो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो डायग्राम कैसे कैसे बन सकते हैं देखो, अगर आपसे बोलता है कि, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो या उसको समझ ही लो, तो डायग्राम से ही समझ जाओगे। तो पहले डायग्राम में क्या है कि जब भी आपको कोई पॉइंट चार्ज दे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जब भी आपको कोई अगर पॉइंट चार्ज दे तो पॉइंट चार्ज में बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या निकलेंगे परपेंडिकुलरली, तो ऐसे जाएंगे। और आपको पता है कि चार्ज के जितने क्लोज रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा क्लोज होंगी, और जितना ज्यादा क्लोज होंगी उनकी इंटेंसिटी, उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। चार्ज से जितना दूर आप जाते जाओगे, जितना चार्ज से दूर जाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब उनका स्ट्रेंथ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी आपसे बोले कि पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो वो सरफेसेस कैसे होते हैं कोसेंट्रिक होते हैं, यानी सबका सेंटर क्या होगा सेम होगा इस तरीके से। और जितना दूर लेके जाओगे उनके बीच का गैप इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जितना दूर लेके जाओगे उनके बीच का गैप इंक्रीज होता जाएगा।
तो इस तरीके से कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेप की बनती हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो पहला तो ये डायग्राम ये आता है। दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और उसमें अगर आपसे बोले कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और उसमें बोले कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करके दिखाइए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, ये इस तरीके से। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इनके बीच का डिस्टेंस कम नहीं होगा या इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये हर जगह क्या होंगी, सेम होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। आप एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप पेज नंबर 60 वहां पे फिगर दे रखे हैं, टॉपिक नंबर 2.6 इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां पे डायग्राम आपके बने हुए हैं, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। दूसरे आपसे क्या पूछ सकता है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव का केस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इन सब के केस हो सकते हैं। जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज दे दिया और ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इस तरीके से उसके डायग्राम आप बनाओगे। इस तरीके से दोनों पॉजिटिव दे दिया तो आप गैप इंक्रीज होता जाएगा और ये इस तरीके से, और फिर लास्ट में ऐसे करके ये ऐसे होगा। तो सेम चार्ज का बनाना है तो ऐसे बनाना, तो किसी का भी पूछ सकता है वो। मेनली इसका पूछता है, कोसेंट्रिक पॉइंट चार्ज का और इसका। इसका बहुत रेयरली पूछा जाता है, ये दो का बहुत मेनली पूछा जाता है। ठीक है, जिनके पास एनसीईआरटी है उनको दे तो ठीक है, पर जिनके पास नहीं है वो आप इसको देख सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इसकी कुछ टाइम लिमिट होती है, तो अभी क्लास डिस्कनेक्ट हो सकती है, तो मैं दोबारा बनाऊंगा क्लास को, तो आप दोबारा रिज्वाइन कर लेना अगर डिस्कनेक्ट होता है। क्लियर है? बीच में अभी 40 मिनट्स में 5 मिनट में शायद हो जाए डिस्कनेक्ट, तो मैं दोबारा बनाऊंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। हाँ, तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये रिलेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मान लो कि एक हम सरफेस, दो सरफेस मानेंगे, एक ये सरफेस है और एक सरफेस इसी के ऊपर है। मतलब ये ऐसे रखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये ए सरफेस मान लो, ये बी सरफेस मान लो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस है डी आर। ये डिस्टेंस क्या है, डी आर। इसका पोटेंशियल V माइनस dV है और इसका V है, मतलब कि B वाले सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा है और A वाले का पोटेंशियल कम है, इससे कम है। कितना कम है, dV कम है। और दोनों के बीच के सरफेस के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, dr। और आपको पता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। मतलब कि मान लीजिए ये चार्ज है पॉजिटिव,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो चार्ज के जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल कम होगा। तो मतलब जिस तरफ पोटेंशियल कम होता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी उसी साइड होती है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए की तरफ, यानी कि ये गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और जो डी आर है वो भी क्या है, एलिमेंट है, तो हम इसकी भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी। डी आर हम डायरेक्शन एक तरीके से ले लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि पोजीशन हम ले रहे हैं, पोजीशन वेक्टर आपने 11th में पढ़ा है। तो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब आप देखिए जरा क्या कर सकते हैं इसमें। अब हम निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे ए से बी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक चार्ज को इस पॉइंट ए सरफेस से बी सरफेस तक लेके जाएंगे। एक चार्ज को ए सरफेस से बी सरफेस तक लेके जाएंगे और उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक पोटेंशियल के बेस पे और जो हम जनरल फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं उसके बेस पे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने वर्क डन का एक नया फॉर्मूला बताया। अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं तो आप ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, किसके लिए, फॉर यूनिट चार्ज के लिए। ठीक है, यूनिट चार्ज के लिए ध्यान रखना, यूनिट चार्ज के लिए डी डब्ल्यू क्या हो सकता है, ई डॉट डी आर हो सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी तक डी डब्ल्यू आप क्या पढ़ते आ रहे थे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है फॉर यूनिट चार्ज। तो अब हम अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं। तो स्मॉल amount of work done in bringing a unit positive charge from A to B, from A to B। तो अगर आप देखोगे डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डॉट डी आर, डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा, इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बोले, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया बात है। चलिए, तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अब रिलेशन अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके बेस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब देखिए यहाँ से कुछ बातें निकल के आती हैं। मैं ये, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं ये डायग्राम रख कर रहा हूँ, जिसके बेस पे कुछ बातें समझाता हूँ मैं। यहाँ पे एक बातें कुछ निकल के आती हैं, जैसे कि क्या, एक बात ये तो हो गई कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वहां पे पोटेंशियल तो जरूर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो वहां पे पोटेंशियल तो जरूर होगा। बट क्या अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, तो वहां पे पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, ये मुझे आप बताइए इस रिलेशन के बेस पे। आप मेरे को ये बताइए, आप लोग बोल के बता सकते हैं तो मेरे को ये पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। सानिया, एनीवन, और कोई? और कोई, किसी को आ रहा हो दिमाग में? नहीं आ रहा? सोनिया, मीना जी कहाँ गायब थे इतने दिनों तक, कुछ तो जवाब दो। नहीं आ रहा? तो सानिया का आंसर सही है, बिल्कुल पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अब पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे होगा, देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कहीं पे तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो यानी कि किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब वो कांस्टेंट होता है, जब वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे पोटेंशियल ना हो।
ये भी हो सकता है कि वहां पे पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो सकता है। पर ये भी जरूरी नहीं है कि वहां पे पोटेंशियल हो ही, बट हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू पोटेंशियल की होगी, बट वो चेंज नहीं हो रही है, वो उतनी की उतनी है। क्लियर है बात? ये एक बात है। इसका एक एग्जांपल समझाते हैं, एग्जांपल के बेस पे समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज का शेल है, क्या है, स्फेरिकल शेल है चार्ज का। तो ये मान लीजिए एक स्फेरिकल शेल है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरीके से? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज से। अब क्या होगा कि आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, जब हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे, तो मैंने एक लाइन बताई कि अगर कोई सरफेस है, कैविटी है, और तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि सरफेस जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या करेगा, सरफेस पे ही लाई करता है, सरफेस पे ही लाई करता है। तो कभी भी अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा अगर वो अंदर से खोखली है और कैविटी बना हो। कैविटी इन द सेंस गुफा सी, जैसे कॉस्को की बॉल देख लो आप, कॉस्को की बॉल अंदर से खाली होती है, तो उसके सरफेस पे चार्ज हो जाएगा बट उसके अंदर चार्ज नहीं जाएगा अगर आप सिमिलर चार्ज डाल रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बात करें तो वो बाहर की तरफ निकलेंगी, अंदर की साइड नहीं निकल सकती, इस तरीके से निकलेंगी। तो ऐसे में होगा क्या, क्योंकि अगर अंदर निकल गई तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा उन्हें, और इंटरसेक्ट वो कर नहीं सकती, तो ऐसे में क्या होगा कि वो अंदर नहीं जाएंगी। तो अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इसका पोटेंशियल भी है। अब अगर मान लो इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, v इज इक्वल टू, मान लो इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है, तो आप फॉर्मूला क्या यूज कर लोगे, आप फॉर्मूला यूज कर लोगे k क्यू बाय r, है ना, क्योंकि ये r क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। बट अगर आपसे बोला जाए कि इसके अंदर कोई डिस्टेंस निकालो, इसके अंदर कोई पोटेंशियल निकालो, समझे, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पॉइंट के अंदर पोटेंशियल, यानी सेल के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल निकालो, तो उस केस में आप देखोगे यहाँ पे सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर अंदर नहीं है तो इसका मतलब वो जीरो है, जीरो है तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लोगे सब जगह पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उस केस में आप कैलकुलेट करोगे, अगर सेल का जो ओरिजिनल रेडियस कैपिटल आर दे रखा है तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे के क्यू बाय आर, कैपिटल आर, क्योंकि इससे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जो कि हर जगह सेम मिलेगी, ठीक है। मतलब सेल के बाहर निकाल रहे हो आप तो के क्यू बाय स्मॉल आर यूज कर रहे हो, जो डिस्टेंस आपका उस पॉइंट का दिया हुआ है, पी पॉइंट का। अगर वही पॉइंट अंदर है, ठीक है, ये केस आप ले सकते हो, ये इसका केस ले सकते हो, आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। और इस केस में आप लिख सकते हो आर इज लेस देन आर, या इक्वल टू का भी केस ले सकते हो, ठीक है। तो आर अगर लेस देन हो, इक्वल टू हो आर के, कैपिटल आर के, तो उस केस में आपको के क्यू बाय आर ही पुट करना है, और वो हर जगह वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। बट अगर आपसे शेल के बाहर, स्फेरिकल शेल के बाहर पूछता है तो आपको वो डिस्टेंस लेना पड़ेगा जो डिस्टेंस पे पूछ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का। इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज यस यस करके लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चंचल, दिव्यांशु, सोनम, सोनिया मीना, सोनिया रावत, क्लियर है बातें या कुछ डाउट है? इतना लेट क्यों बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोला करो ना। हाँ तो देखो क्या है, हमने देखा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, क्या, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, तो मैंने कहा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वहां पे पोटेंशियल तो होगा ही होगा, बट अगर
कहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, जैसे कि ये वाला केस कौन सा हो गया, ये वाला केस हो गया इस शेल के बाहर वाला केस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, लाइन जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा। और अगर इस यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना हो और उसका डिस्टेंस दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यानी शेल के बाहर वाले। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि मान लीजिए ऐसा कोई जगह मिल गई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, शेल के अंदर वाला पार्ट, ये जो स्फेरिकल शेल है इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो इसका मतलब माइनस डीवी बाई डी आर क्या हो गया, जीरो के बराबर। अब किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, किसी का डिफरेंशिएशन जीरो जब होता है जब वो क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट आएगा, 6 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट आएगा। तो इसीलिए मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब v क्या आ गया, कांस्टेंट। यानी कि शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो क्या आना है, कांस्टेंट। और उसका फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, के क्यू बाय आर से। और आर क्या होगा, आर होगा रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, ये आप लिख लें साइड में। आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, क्यू इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन द शेल, एंड जो स्मॉल आर है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आउटसाइड द शेल। स्मॉल आर डिस्टेंस आउटसाइड द शेल। तो ये केस है। तो कांस्टेंट आएगा तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, के क्यू बाय आर, आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, यानी अंदर कहीं भी कैलकुलेट करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यानी कि इस सब का कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे पोटेंशियल ना हो, पोटेंशियल वहां पे होगा, हो सकता है, पर वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कि वो चेंज नहीं होगा, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप जाते हो तो वो वही वैल्यू मिलनी है। मतलब मान लो कि अगर आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही मिलेगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही मिलेगा, यानी हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। क्लियर सोनम, समझ में आ गया? ओके। और किसी को डाउट? दिव्यांशु? सोनिया रावत? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। तो देखिए हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, वो टॉपिक्स में क्या है, यहाँ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है। ये सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिंगल चार्ज में क्या है कि मतलब मान लीजिए आपने दो टॉपिक पढ़े, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और एक पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में फर्क ये था कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा वो पढ़ा के क्यू बाय आर, और पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करो तो वो जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, के Q1 Q2 अपॉन में आर। ठीक है, तो ये दोनों का फर्क है। अब अगर सिंगल चार्ज होता था, मतलब कि अगर कहीं पे एक चार्ज रखा है उसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है और यहाँ पे इस चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते थे, उस चार्ज को वहां तक, इस पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल, यानी के क्यू बाय आर। अब ये तो सिंगल चार्ज वाली बात है। अब हम बात करते हैं, मेन जो हमें बात करनी है वो बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। मेन जो हमें बात करनी है वो किसकी बात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी की। कहने का मतलब है कि जो ये दो पॉइंट हैं जिसमें मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस r है और ये q है, q1, और ये क्या है, q2। ठीक है, तो
ये और इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल का देखो कैलकुलेट करने के एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया होगा, वो पढ़ा था आपने के Q1 Q2 अपॉन में R। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एक फॉर्मूला आपको बताया था U इज इक्वल टू V इंटू में Q। ये दो फॉर्मूले आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालने के पढ़े हैं। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस, या फिर अगर उस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है तो Q से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपसे इस सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट यानी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो आप क्या देखोगे, Q1 है, Q2 है और R है। आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, के Q1 Q2 अपॉन में R, यही पढ़ोगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। दूसरा तरीका क्या है जो एनसीईआरटीज में या और टीचर्स आपको जिस तरीके से बताएं, क्या पता आपके स्कूल के टीचर इस तरीके से बताएं, तो ये समझो जरा क्या है। अभी क्या है कि मान लीजिए ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट का मतलब क्या है कि इस दोनों पॉइंट्स पे इन चार्ज को लेके आए तो ये एनर्जी कैलकुलेट हुई है। क्योंकि अगर एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उस डेफिनेशन में क्या था, उस डेफिनेशन में था कि आप किसी पॉइंट से इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो उस पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो आपका क्या होगा, क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन। हाँ, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करने में लगता है। अभी ये आपको डायरेक्ट चार्ज दिख गया, तो अभी क्या मान लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, अभी ये दो सिर्फ पॉइंट है। क्या है, सिर्फ पॉइंट है। तो पॉइंट पे हमने Q1 को चार्ज इंफिनिटी से लेके यहाँ पे आए, इंफिनिटी से Q1 चार्ज को लेके आए। तो अब जब Q1 चार्ज को लेके आए तो यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। Q1 चार्ज को जब लेके आए तो यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अब कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट नहीं था तो इसका मतलब कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा, और अगर कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा तो कोई वर्क डन कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। यानी जब भी हम इस इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, और अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगा तभी हम अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे और तभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो पाएगा। बट अगर मैं जब पहले चार्ज को लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, और उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ फोर्स कोई नहीं लगा, क्योंकि इस चार्ज के ऊपर किसी ने फोर्स नहीं लगाया, तो फोर्स नहीं लगाया तो इसकी वजह से इसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा। यानी कि W1 जो आया वो क्या आया, जीरो। यानी कि जब Q1 को मैं लेके आया तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आया वो क्या आया, जीरो। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। फिर दूसरा चार्ज था Q2, उसको भी मैं इंफिनिटी से लेके आया, है ना, उसको भी इन्फिनिटी से लाके इस पॉइंट पे लेके आया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उसको भी इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आया, बी पॉइंट तक। तो जब बी पॉइंट तक लेके आया तो क्या हुआ, बी पॉइंट तक लाने में क्या हुआ कि अब क्या है, जब मैं Q2 को लेके आ रहा हूँ तो Q1 प्रेजेंट है पहले से ही, क्योंकि Q1 हम पहले ला चुके थे। जब मैं Q2 को लेके आ रहा हूँ तो Q1 प्रेजेंट था, और जब Q1 प्रेजेंट था तो Q2 को जब मैं लाऊंगा तो Q1 इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। Q1 इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव। Q1 इसके ऊपर लगाएगा फोर्स। अब अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन तो आएगा, और वो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा कैलकुलेट करने पे, के Q1 के Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन में R, ये वर्क डन आएगा। तो अगर आप टोटल वर्क डन निकालते हो तो टोटल वर्क डन करोगे तो क्या आएगा, V1 प्लस W2, W1 क्या है, जीरो, प्लस में के Q1 Q2 अपॉन में R, ये W। और वर्क डन ही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R, है ना। अब आप कहोगे सर ये इजी वे था, इतना इजी, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद था, अप्लाई करो और आ जाएगा आंसर, इतना ये 4-5 स्टेप करके क्या फायदा, है ना, ये आप सोच रहे हो। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक इसका अलग से कॉन्सेप्ट है जिसमें यूज होगा, तब तक अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो आई होप ये बात आपको सभी को समझ में आई होगी कि किस तरीके से टोटल वर्क डन के Q1 Q2 अपॉन में R आ रहा है जब कोई दो चार्ज किसी पॉइंट पे रखे हैं और उसका एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है।
आया सभी को समझ में? एक बार अगर आ गया है तो यस यस करके लिख दें, देन मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। ओके, सोनम आ गया, सान्या ठीक है। ओके, रावत जी, दिव्यांशु, ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये कैलकुलेट हमने किया है। अब मैं इसका यूज देखो, ये अब देखो दूसरा पॉइंट जो मैं इसे समझाना चाह रहा हूँ, जब ये दो पॉइंट की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, है ना, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। अभी क्या है कि जब एक्सटर्नल फील्ड आ जाएगा तो क्या केस है, तो मेन टॉपिक जो आपका है वो टॉपिक क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं रब करके दोबारा से समझा दूंगा, वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसमें आप कुछ लिखना चाहें तो बाद में कॉपी में लिख लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे इसको रब करके मैं बताता हूँ, टॉपिक लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। मेन ये चीज है कि ये कैसे आया, इंफिनिटी से लाके हम कैसे निकाल रहे हैं, जितने स्टेप उतनी बार आप सम करके निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, तो ये मैं रब कर दे रहा हूँ। तो टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल सिंगल चार्ज मीन सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of two charges of two charges in external field। अब इसमें देखिए क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर दो पॉइंट चार्ज है, मतलब Q1 एंड Q2 सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस r है। अभी जो पहले आपने पढ़ा उसमें एक्सटर्नल फील्ड E नहीं था, सिर्फ सिस्टम था, ये सिस्टम था Q1 Q2 का। तो उस केस में आपका जो वर्क डन आया वो क्या आया, K Q1 Q2 अपॉन में R। अब अगर एक्सटर्नल फील्ड में कोई सिस्टम चार्ज रखा है और उसका आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, या कहें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है इस सिस्टम का, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो इसको समझते हैं कैसे, वही बात है, वही चीज है, इन्फिनिटी से लेके आना है। तो मैं इन Q1 और Q2 को हटा देता हूँ, है ना, Q1 Q2 को कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पॉइंट है, तो अभी हमें पीछे पढ़ा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, तो यानी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वहां पोटेंशियल तो जरूर होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यानी कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, सेम, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है ना, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इतनी बात क्लियर होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे पोटेंशियल, और यूनिफॉर्म है तो हर जगह सेम होगा, तो ए और बी पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम है। ठीक है, ये तो आपने करा था, और मैंने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले आपको बताए, एक तो ये है, दूसरा क्या है, V इंटू में Q, V इंटू में Q। अब देखो, अब मैं पहले इंफिनिटी से पहले चार्ज को लेके आ रहा हूं A पॉइंट पे, यानी कि Q1, ठीक है, A पॉइंट पे लेके आ रहा हूं Q1 पे। तो आप देखिए समझिए यहाँ पे, तो वर्क डन 1, अमाउंट ऑफ वर्क डन 1,
तो जब आप Q1 को इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है यानी दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो वो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, तो उसकी वजह से तो फोर्स होगा, वर्क डन होगा नहीं, है ना, उसकी वजह से तो वर्क डन होगा नहीं क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी वजह से है ना, क्योंकि ये तो कहीं से किसी ना किसी चार्ज से निकल के आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ऐसे में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा तो कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ये पोटेंशियल करेगा। पोटेंशियल करेगा तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा, V इंटू में Q1, क्या आ जाएगा, V इंटू में Q1, ठीक है, V इंटू में Q1, W1 V इंटू में Q1। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये तो W1 आया जो Q1 को लेके आया, क्लियर है, Q1 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, Q1 यहाँ पे क्या आ चुका है, ए पॉइंट पे आ चुका है, तो ये आ गया W1। ओके, नाउ अब हम लेके आते हैं W2 यानी Q2 को लेके आते हैं। तो अब आप निकाल रहे हो W2 Q2, तो Q2 को जब लेके आओगे तो यहाँ पे Q1 पहले से ही प्रेजेंट है, यानी Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसका वर्क डन होगा, और वो वर्क डन क्या होगा, A Q1 Q2 अपॉन में R, क्योंकि इतने डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, तो एक तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इसका ये होगा Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है, पर इतने में बात खत्म नहीं हुई, ठीक है, इतने में बात खत्म नहीं हुई, प्लस Q2 पे Q1 प्रेजेंट है इसलिए फोर्स लग रहा है, बट एक्सटर्नल फील्ड भी तो है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये पोटेंशियल भी तो है, और ये पोटेंशियल है तो ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये तो फोर्स Q1 तो फोर्स लगा ही रहा है, पर ये पोटेंशियल भी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो उसकी वजह से भी वर्क डन होगा, तो उसकी वजह से वर्क डन होगा तो वो क्या होगा, V इंटू में Q, उसकी वजह से क्या होगा, V इंटू में Q2। तो जो टोटल आपने निकाला, टोटल आपने अगर वर्क डन निकाला तो वो क्या आया, W1 प्लस W2, तो W1 क्या है आपका, V इंटू में Q1, W1 क्या है, V इंटू में Q1, प्लस W2 देखोगे तो वो क्या है, V Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन में R, तो ये आ गया वर्क डन टोटल जो कि है पोटेंशियल के बराबर V Q1 V Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन में R। ये चीज यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था कि देखो, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, सिर्फ सिस्टम था, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ये आ रहा था K Q1 Q2 अपॉन में R, बट अगर एक्सटर्नल फील्ड आ गया है तो अब जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी या अमाउंट ऑफ वर्क डन आ रहा है उसमें ये दो टर्म और ऐड होगी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो वो क्या होगा, V Q1 पे अलग होगा और Q2 पे अलग होगा V Q, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो ये ध्यान रखना, जब आपसे क्वेश्चन में बोले कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो इस सिस्टम का, इस सिस्टम का जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक्सटर्नल फील्ड में तो नहीं है, अगर एक्सटर्नल फील्ड में है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और अगर एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है तो सिंपल ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके यानी कि सिर्फ आपका ये वाला आंसर आ सकता है, बट अगर फील्ड में है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है बात सभी को, जिसको नहीं क्लियर है वो एक बार पूछ ले, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर क्लियर है तो वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जिसको नहीं क्लियर है वो पूछ ले, अदरवाइज यस यस करके लिख दे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, तो आई होप सबको क्लियर है, कोई कुछ बोल नहीं रहा तो क्लियर, ठीक।
तो ये आपको बस ध्यान रखना है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बेस पे एक होमवर्क में क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2.4। एग्जाम्पल नंबर 2.4 होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 2.4 और और एक्सरसाइज का 2.3 2.4 2.3 2.4 एक्सरसाइज का और क्या कहते हैं एग्जाम्पल 2.4। तो होमवर्क में आप ध्यान रखेंगे, ये लिख लें, होमवर्क एग्जाम्पल 2.4 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.3 एंड 2.4। ये आपका होमवर्क हो गया आज का। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है एंड समझ में आया है अच्छे से। बस आप साथ साथ पढ़ते रहें, देखो लॉकडाउन चल रहा है पर स्टडीज नहीं छूटनी चाहिए, आप सीरियस होकर पढ़ते रहें इसी तरीके से। आप अच्छा लग रहा है मेरे को, आप लोग आते हैं क्लास लेते हैं, तो आप इसको अच्छे से करें और होमवर्क जरूर करें। सॉल्व होता है नहीं होता वो अलग बात है, बट एटलीस्ट ट्राई जरूर करें होमवर्क करने की। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मिलते हैं कल, मंडे है कल, कल 6 बजे शाम को मिलते हैं। कल क्लास खत्म हो जाए, कल नेक्स्ट क्लास होगी। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मंडे 6 बजे, 6 PM। बाय।